हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर एटम शुरू करने जा रहे हैं। एटम्स के बारे में आप पहले भी दूसरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम एटम्स में साइंटिस्ट रदरफोर्ड के फेमस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में सीखेंगे, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस जानेंगे। इसके बाद हम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड इसकी ट्रैजेक्टरी तथा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला सीवी स्टार्ट करते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। सबसे पहले हम जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप में उन्होंने एक कांच की ट्यूब ली। इस कांच की ट्यूब को एक वैक्यूम पंप से जोड़ दिया। यह वैक्यूम पंप इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस या एयर थी उसके प्रेशर को कम कर देता है। साथ ही उन्होंने दो मेटालिक स्ट्रिप ली जो कि एक हाई वोल्टेज बैटरी से जुड़ी होती हैं। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई स्ट्रिप को कैथोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई स्ट्रिप को एनोड कहते हैं। बैटरी जोड़ने पर यहां पर एक करंट शो होता है। यह करंट कहां से आता है? क्योंकि मेटालिक स्ट्रिप के बीच तो सर्किट ओपन है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। यह करंट कैथोड रे के फ्लो के कारण आता है। अब हम देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट रिजल्ट है कि कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ मूव होती हैं तथा ये इनविजिबल होती हैं। कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं तथा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। इस लास्ट रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं, जिन्हें ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब यदि हम इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल और ट्यूब के अंदर भरी गैस को चेंज कर दें, तब भी हमें सेम ही रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी कि कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोड के मटेरियल और नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती हैं, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के लिए सेम ही होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया। यह मॉडल वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग के जैसा कहलाया जाता है। इस मॉडल में सीड्स इलेक्ट्रॉन को दर्शाती हैं और रेड जूसी पार्ट ऑफ द वाटरमेलन पॉजिटिव चार्ज को दर्शाते हैं। यानी कि इस मॉडल में मास ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में स्टडी करते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो चलिए पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप को समझते हैं। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं। अब इन अल्फा पार्टिकल्स की बीम को एक थिन गोल्ड फॉइल की ओर डायरेक्ट किया। इस गोल्ड फॉइल के चारों ओर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन रखी हुई है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इसलिए ली गई है क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे तो एक ब्रीफ लाइट फ्लैश होती है। इस फ्लैश को हम माइक्रोस्कोप से देख भी सकते हैं। इस सारे सेटअप को एक वैक्यूम चेंबर में रखा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लेड बॉक्स में रखे
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल की एक बीम लेड शीट में बनी हुई स्लिट से गुजरती है। उसके बाद वो गोल्ड फॉइल से पास होती है और फाइनली जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर हमें फ्लैशेस दिखाई देते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं और क्या कंक्लूजन्स हैं, वह जानने से पहले हम इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बच्चों, आपने बार बार सुना है कि अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल की बीम हीलियम न्यूक्लियस से बनी होती हैं और बच्चों, इन्हें हम इस सिंबल 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अल्फा पार्टिकल जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से प्राप्त किए थे वह था बिस्मथ। यहां पर यूज की गई गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है। इट इज 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यह इतनी थिन इसलिए ली है कि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड एटम से बार बार स्कैटर नहीं हो। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो हमने देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट ही पास हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं तथा बहुत ही कम पार्टिकल्स ऑलमोस्ट अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेते हैं। आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि ये पार्टिकल्स ने बहुत ही लार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा व्हेन दे हैव रीच्ड द गोल्ड फॉइल। अब हम देखते हैं कि सर रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन्स फाइंड आउट किए। उन्होंने जो फर्स्ट कंक्लूजन निकाला वह यह था कि एटम में अधिकतर स्पेस एम्प्टी होती है क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स अनडिविएटेड ही पास हो जा रहे थे। सेकंड है कि एटम में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और यह पॉजिटिव चार्ज एटम में बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यह इसलिए कहा रदरफोर्ड ने क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स अपनी पाथ को रिट्रेस कर रहे थे, इसलिए कहा जा सकता है कि एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज एटम के बहुत ही स्मॉल पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इस कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। उन्होंने न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर सजेस्ट की। काइनेटिक थ्योरी से एटम की साइज 10⁻⁻10 मीटर दी गई है, यानी कि एटम न्यूक्लियस से 10,000 टू 1,00,000 टाइम्स लार्ज होता है। इस प्रकार एटम की मोस्टली स्पेस एम्प्टी होती है। उन्होंने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड उसी प्रकार से रिवॉल्व करते हैं जिस प्रकार से प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस देखते हैं। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी और उनके एटम के अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इस मॉडल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सपोज एक दिन आप एक साइंटिस्ट बने और आपने रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वापस से करने की सोची और इस एक्सपेरिमेंट में आपने गोल्ड फॉइल की जगह एक थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन यूज की। तो आपको किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे? यहां पर इस वीडियो को 2 मिनट का पॉज करें और सोचिए कि जब यह अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन के टकराएगा तब क्या होगा।
आई होप आप सभी ने कुछ सोचा होगा और आपस में डिस्कस भी किया होगा कि क्या होगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि हाइड्रोजन की शीट ली है हमने, सॉलिड हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है बिलो 14 केल्विन। अब हम देखेंगे कि होता क्या है। होता यह है कि जो स्कैटरिंग एंगल होता है अल्फा पार्टिकल का, हाइड्रोजन की शीट के केस में बहुत कम होगा। और ऐसा क्यों होगा? आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो हाइड्रोजन का मास है वो अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में बहुत कम है। आप देख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 6.64 इंटू 10⁻⁻27 kg. So alpha particle is almost 6 times heavier than the hydrogen atom. So जब कोल्यूजन होगा तो अल्फा पार्टिकल हाइड्रोजन के एटम को ही धक्का दे देगा इंस्टेड ऑफ वो खुद डिफ्लेक्ट होने की जगह। रदरफोर्ड ने गोल्ड इसलिए यूज किया था क्योंकि गोल्ड एक हैवी एटम है। सो जब अल्फा पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो उस केस में गोल्ड के एटम्स मूव नहीं करेंगे, अल्फा पार्टिकल का ही सिर्फ डिफ्लेक्शन होगा। सेकेंड रीजन जिसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड शीट यूज की थी वो यह था कि गोल्ड इज हाईली मैलिएबल। तो बहुत ही पतली शीट हम गोल्ड की बना सकते हैं, वेयर एज टू फॉर्म अ वेरी थिन शीट ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट ईजी एट ऑल। तो बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो हीलियम न्यूक्लियस है वो गोल्ड एटम के न्यूक्लियस के कितना नजदीक पहुंच सकता है। अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी इंपैक्ट पैरामीटर बी पर डिपेंड करती है और यह होता है गोल्ड न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल, जो कि यहां पर बी से दिखाया गया है। थीटा यहां पर स्कैटरिंग एंगल है। अब बी की वैल्यू के बेसिस पर ट्रैजेक्टरी को ड्रॉ करते हैं। यदि बी की वैल्यू लार्ज है तो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड न्यूक्लियस से दूर होंगे, क्योंकि इन पर न्यूक्लियस का रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो यह बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। तो इस केस में स्कैटरिंग एंगल थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगी। अब बी की स्मॉल वैल्यूज के लिए, यानी कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के पास से ट्रैवल करेंगे और गोल्ड न्यूक्लियस के लार्ज रिपल्सिव फोर्स के कारण यह लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अब यदि बी की वैल्यू 0 हो, यानी कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर की ओर ट्रैवल करें, तो वह अपने पाथ को ऑलमोस्ट रिट्रेस करते हैं। तो इस केस में स्कैटरिंग एंगल ऑलमोस्ट 180 डिग्री होगा। तो यहां हमने देखा कि बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी कैसे वेरी करती है। अब हम देखेंगे कि गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर की ओर आने वाले अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस तक पहुंच पाते हैं। इसे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी कहते हैं। जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड न्यूक्लियस के सेंटर की ओर ट्रैवल करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और पॉइंट पी पर इंस्टेंटली रेस्ट पर आ जाते हैं और फिर वह अपना पाथ रिट्रेस करते हैं। तो पॉइंट पी व गोल्ड न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस डी को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। पॉइंट पी पर अल्फा पार्टिकल्स की होल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम
काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख सकते हैं। अब दो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q1 यहां पर अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, यानी कि 2e के इक्वल होगा, एंड Q2 गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज है, जो कि एटॉमिक नंबर Z इंटू E के इक्वल होगा। R यहां पर हमने D के इक्वल लिख लिया है। यह कैलकुलेशन करने पर D के लिए फॉर्मूला आता है 2 इंटू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। K यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो बच्चों, अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं और देखते हैं जो हमने क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीखा है, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक अल्फा पार्टिकल को 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो हमें इस अल्फा पार्टिकल की क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच टू द न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है। यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है। आपसे थोड़ी देर पहले जो आपने फॉर्मूला सीखा था, उसका उपयोग करके आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को निकालिए। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। आई होप आप सभी ने सही आंसर निकाल लिया होगा। यहां पर न्यूक्लियस है गोल्ड एटम और उसका एटॉमिक नंबर होगा 79। अल्फा पार्टिकल आएगा और वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होके वापस अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेता है। जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है उसको हम D कहेंगे। D का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था 2 इंटू ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहां पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर्स। चलो बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। इस सीवी में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो हम रदरफोर्ड मॉडल से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट में रखने के लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम Fc से डिनोट करते हैं। और यह सेंट्रिपिटल फोर्स रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा प्राप्त होता है। इसे हम Fe से डिनोट करेंगे। अब एक हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो स्टेबल ऑर्बिट के लिए Fe एंड Fc इक्वल होंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों 1 होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा E इंटू E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, एंड सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा Me V स्क्वायर बाय R। यहां पे Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। V एंड R इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। तो यहां से थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमें रिलेशन मिलता है R इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Me V स्क्वायर। अब यदि हम हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो वह होगी हाफ Me V स्क्वायर। V की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन से पुट करने पर काइनेटिक एनर्जी आती है E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सिमिलरली अब हम हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं 2 चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है
Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q1 एंड Q2 की वैल्यू E एंड माइनस E होगी यहां पर। ये वैल्यूज पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला आता है -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां पर आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है और अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अब हम टोटल एनर्जी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यह होगी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा -E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहां पर टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगता, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड ऑर्बिट में नहीं होके न्यूक्लियस से दूर चला जाता। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को इसकी काइनेटिक व पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था K = E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। टोटल एनर्जी E थी -E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यदि काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक माइनस साइन का ही डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि E = -K। सिमिलरली अब यदि हम पोटेंशियल एनर्जी व टोटल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर देने पर टोटल एनर्जी मिल जाती है, दैट इज E = U/2। इस प्रकार हम टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इजीली याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। क्वेश्चन है कि एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि एक हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की नीड होती है। तो ऑर्बिटल रेडियस और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है 9.1 × 10⁻³ kg। यहां पर इस वीडियो को आप 2 मिनट्स के लिए पॉज करें और अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके क्विकली इसका आंसर निकालिए। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो हम जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें दिया है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए 13.6 EV एनर्जी की नीड होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाउंड करने के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल एनर्जी भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। E को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R को पुट करें तो हम इजीली R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आती है 5.3 × 10⁻11 मीटर्स। अब वेलोसिटी एंड R के रिलेशन से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की समरी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसे हम प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। फिर हमने रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा और उसके कुछ कंक्लूजन्स के बारे में भी पढ़ा। बाद में हमने
ऑर्बिट रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव किया। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा और हमने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालना भी सीखा। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आपको इन रेफरेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा फॉर अ हाइड्रोजन एटम एंड लास्ट में डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट। चलिए बच्चों, अब हम हमारा फर्स्ट सीवी बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टार्ट करते हैं। बोर मॉडल के बारे में आप अपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इससे पहले हमने रदरफोर्ड मॉडल देखा था, जिसमें माना था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जैसा कि सन प्लैनेट सिस्टम में भी होता है। इन दोनों सिचुएशंस में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि प्लैनेटरी सिस्टम ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा होता है, जबकि एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा होता है। अब हम जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पर घूमती हुई वस्तु कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड होती है एंड यह एक्सेलरेशन नेचर में सेंट्रिपिटल होता है। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेडिएशन एमिट करता है, इसलिए एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होनी चाहिए और इस कारण से इसकी रेडियस भी कम होनी चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर एक स्पाइरल पाथ पर मोशन करेगा और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड एटम अनस्टेबल होगा। इसके बाद बोर ने क्लासिकल और अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके 3 पोस्टुलेट्स में अपनी थ्योरी दी। इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में एनर्जी एमिट किए बिना ही रिवॉल्व करता है। इन ऑर्बिट्स की एनर्जी व रेडियस कांस्टेंट होती है तथा इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब r रेडियस के सर्कल में v वेलोसिटी से घूमते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि mvr। तो यहां me इंटू vn इंटू rn इज इक्वल टू nh/2π होगा, जहां पर ne इलेक्ट्रॉन का मास है और vn nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, rn nth ऑर्बिट का रेडियस है और n एक इंटीजर है। h को प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। थर्ड पोस्टुलेट है कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर सकता है। जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो एक फोटॉन एमिट होता है। इस फोटोन की एनर्जी होगी h nu विच इज इक्वल टू EI माइनस EF। EI यहां पर इनिशियल स्टेट की एनर्जी होती है एंड EF फाइनल स्टेट की एनर्जी होती है एंड फोटोन तभी इमिट होगा जब EI इज ग्रेटर देन EF हो। चलिए बच्चों, अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और पूछा है
कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता है। तो यहां पर इस वीडियो को आप 2 मिनट्स के लिए पॉज करें और खुद से इसका सही आंसर निकालिए। तो बच्चों, आई एम श्योर आप सभी ने इसका सही आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका हम सही उत्तर देखते हैं। यहां पर हमें बोर का सेकंड पोस्टुलेट अप्लाई करना है। सभी दिए गए एंगुलर मोमेंटम को अगर हम nh/2π के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ऑप्शन ए में हमें h/2π गिवन है। इसे हम 1 into h/2π लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 एक इंटीजर है, इसलिए h/2π इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। अब हम ऑप्शन बी एंड सी में देखें तो एंगुलर मोमेंटम को हम 2 into h/2π एंड 3 into h/2π के फॉर्म में लिख सकते हैं और 2 एंड 3 इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी एंड सी भी पॉसिबल है। अब हम ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी को हम लिख सकते हैं 5/2 into h/2π, क्योंकि हमें सारे एंगुलर मोमेंटम्स को h/2π का मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5/2 एक इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। तो हमारा फाइनल आंसर होगा बी। तो बच्चों, बोर ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे वो इस प्रकार से हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे से याद भी रखिएगा। अब हम बोर मॉडल से प्राप्त रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इनमें फर्स्ट है स्टेशनरी स्टेट्स को हम n is equal to 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर से डिनोट करते हैं तथा इन इंटीग्रल नंबर्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी कहा जाता है। बोर मॉडल से हम स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। बोर के सेकेंड पोस्टुलेट से हम लिख सकते हैं nh/2π is equal to me into vn into rn एंड इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा। हम लिख सकते हैं me into vn स्क्वायर अपॉन rn is equal to e स्क्वायर अपॉन 4π epsilon नॉट rn स्क्वायर। यहां से इक्वेशन को रीअरेंज करके हम rn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। अब इसे रीअरेंज करने पर हमें Vn is equal to 1 upon n into e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। यहां से हम देख सकते हैं कि n की वैल्यू इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अब हम स्टेशनरी स्टेट्स की रेडियस को फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब इक्वेशन 3 से Vn की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं एंड इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमें Rn की वैल्यू मिल सकती है Rn is equal to n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me e स्क्वायर। यहां पर हम देख सकते हैं कि रेडियस n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि n की वैल्यू बढ़ाने पर ऑर्बिट की रेडियस इंक्रीज होती है। इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए n is equal to 1 पुट करें तो R1 आएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me e स्क्वायर। इसे हम बोर रेडियस भी कहते हैं तथा a0 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब h एप्सिलॉन नॉट me एंड e की वैल्यू पुट करें तो a0 की वैल्यू आती है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। इसको हम 0.529 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है -e²
अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। अब इस इक्वेशन में Rn की वैल्यू पुट करें और इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमें प्राप्त होगा E इज इक्वल टू माइनस me इंटू ई रेज टू द पावर 4 अपॉन 8n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यहां पर सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आएगी -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 अपॉन n स्क्वायर जूल्स। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने पर हमारे पास आती है एनर्जी E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार किसी भी ऑर्बिट की हमें एनर्जी पता चल सकती है। यहां पर टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है। तो चलो बच्चों, अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि हाइड्रोजन एटम के इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की रेडियस है 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 मीटर्स। तो n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? यहां पर वीडियो को आप 2 मिनट्स के लिए पॉज करें और जस्ट अभी हमने जो पढ़ा है उस फॉर्मूले की मदद से n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट का रेडियस निकालिए। आई होप आप सभी ने सही आंसर निकाल लिया होगा। तो चलिए क्विकली इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें पता है Rn क्या होता है, विच इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई me इंटू ई स्क्वायर। हमें पता है Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर हम R1 और R3 का रेशियो निकालें तो वो आएगा 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर के बराबर। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू पता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं R1 की जगह। रीअरेंज करेंगे तो हमें R3 की वैल्यू मिल जाएगी 4.77 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर्स।